नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है फ्रिक्शन अर्थात घर्षण। घर्षण में हम लोग पढ़ेंगे लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण को हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। सर्पी घर्षण इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक घर्षण स्थैतिक घर्षण को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें तरल घर्षण पढ़ेंगे, अंतः बंधन क्या होता है, और बॉल बेयरिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी क्या लिखा है? जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या करते हैं? मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया हो। क्या लिखा है? जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया हो, अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? ये देखते हैं आगे। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। तो देखते हैं घर्षण बल अर्थात फ्रिक्शन फोर्स। क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से धकेलिए। आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। चित्र 9.2 बी के अनुसार क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगाना चाहिए? इस बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। ये आगे देखते हैं। आपने देखा कि क्या लिखा है? आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। क्या लिखा है? आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का क्या करता है? विरोध करता है। घर्षण बल क्या लिखा है? घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का क्या करता है? विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर देखते हैं, ये क्वेश्चन है, क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? तो आइए हम घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये देखते हैं। कमानीदार तुला के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर क्या लिखा है? जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके असांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण क्या लिखा है? बल का परिमाण प्राप्त होता है। ये कमानीदार तुला है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से। यहाँ से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतःबंधन का मतलब होता है इंटरलॉकिंग पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं। अतः यदि पृष्ठ क्या हो रुक्ष क्या लिखा है? रुक्ष या खुरदरापन हो तो घर्षण बल अधिक होता है।
हमने देखा कि क्या लिखा, हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच, क्या लिखा है, हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताएं, क्या लिखा है, अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं, किस समय खींचकर कर सकते हैं, जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था, जैसा कि चित्र 9.6 में दिखाया गया। ये देखिए, ये चित्र 9.6 है। ये इसमें क्या है, बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार ढकेलना पड़ता है। तो ये देखते हैं आगे क्या लिखा है। हमने उस अनुभव को क्या लिखा है, अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है, देखते हैं। विराम, क्या लिखा है, विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। किसी रुकी रुकी हुई, क्या लिखा है, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल, क्या लिखा है, इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स, क्या लिखा है, जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है, जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क में, क्या लिखा, कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सकें। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ क्या होता है, कम होता है। इसीलिए इसीलिए किसी बॉक्स में इसीलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा से ही, क्या लिखा है, किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना क्या होता है, सरल होता है। अब देखते हैं, घर्षण हानिकारक परंतु क्या है, अनिवार्य है। अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रहना क्या होता है, आसान है। मान लीजिए कि, क्या लिखा, मान लीजिए किसी गिलास पर बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर क्या लिखा है, अथवा उस पर पकाने के तेल की क्या है, परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा अथवा अधिक कठिन होगा। जरा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा। आगे देखते हैं। यह भी याद कीजिए कि, क्या लिखा है, यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं। यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपके शिक्षक चाक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुच क्या होता है, पृष्ठ रगड़ द्वारा क्या होता है, तो श्यामपट्ट का रुच पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कड़ों को क्या होता है, उतार देता है जो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं, और इस प्रकार, क्या लिखा, और इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती थी, न ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। यदि कोई वस्तु, क्या लिखा है, यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। यदि वहां घर्षण न हो, आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था। अब देखते हैं आगे। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। क्या है, घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेंच, बॉल बेयरिंग अथवा जूतों के सोल ही क्यों न हो। आपने रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुलों
की घिसी पिटी सीढ़ियां देखी होंगी। घर्षण के क्या लिखा है, घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। क्या लिखा है, कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। आप क्या अनुभव करते हैं जब आप माचिस की तीली को किसी रोच, क्या लिखा है, रोच पृष्ठ पे, रोच मतलब खुरदरे पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। क्या होता है, आग पकड़ लेती है। आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को किसी में, क्या लिखा है, आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर, क्या लिखा है, कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिसमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। घर्षण घटाना तथा बढ़ाना या बढ़ाना तथा घटाना। पिछले अनुभाग से आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूते, क्या लिखा है, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं, जिससे सड़क से उसकी पकड़ अच्छी बनती है। आगे देखते हैं। स्वचालित, क्या लिखा है, स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। अब आप कोई साइकिल, क्या लिखा है, अब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह पकड़ सकें। व्यायामी अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में क्या हो सके, वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सके। यद्यपि कुछ अन्य परिस्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे कम करेंगे। कैरम बोर्ड पर आप क्या लिखा है, आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? आपने यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाजों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक इन मशीनों के गतिशील भागों को, क्या लिखा है, मोटर के मैकेनिक इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीज लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को क्या करते हैं, कम करते हैं। जब तेल ग्रीज अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों अर्थात भागों के बीच लगाते हैं तो वहां इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार, क्या लिखा है, इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःपाशन काफी सीमा तक दूर हो जाता है। गति सहज बन जाती है। घर्षण करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। चित्र 9.13 देखते हैं। ये हो गया आपका सतह 1 हो गया, ये सतह 1 हो गया और ये सतह 2 हो गया। सतह 1 और 2 के बीच में ये स्नेहक पदार्थ लगाया गया है।
चिकनाई के लिए, जिससे सतह 1 और सतह 2 के बीच डायरेक्ट जो रगड़ है संपर्क क्या थोड़ा कम हो जाता है। जब संपर्क कम हो जाता है तो फ्रिक्शन क्या होती है, कम हो जाती है, अर्थात घर्षण बल जो लगता है इन दोनों के बीच कम हो जाती है। आगे देखते हैं, बूझो क्या क्वेश्चन करता है, क्या पूछता है। क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को क्या करते हैं, शून्य कर सकते हैं। ठीक, तो बूझो देखे क्या कहती है, सॉरी पहेली क्या कहती है। घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। कोई पर्स क्या सॉरी क्या लिखा है, कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। आइए देखते हैं, पहिए घर्षण का कम सॉरी क्या लिखा है, पहिए घर्षण कम कर देते हैं। आपने क्या लिखा, आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है, आइए हम इसका पता लगाते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। ये देखिए, बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रख दीजिए, इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। अब पुस्तक को धकेलिए, आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार गति को क्या कहते हैं, लोटनिक गति कहते हैं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण क्या हो गया है, कम हो गया है। क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते देखा है। आइए आगे देखते हैं हम। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को क्या लिखा है, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में से क्यों गिना जाता है। क्योंकि क्या लिखा है, क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से क्या होता है, कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के क्या लिखा है, अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभ के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग इसके सामान्य क्या है, उदाहरण है। देखिए बॉल बेयरिंग का एक चित्र बनाया गया है। अब देखते हैं तरल घर्षण। क्या देखते हैं, तरल घर्षण देखते हैं। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को क्या लिखा है, विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल नाम दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। ये पॉइंट देख लेते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं, कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया को उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, क्षय होती है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।
अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती है। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियां तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने की उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव क्या होती है? कम हो। यथासंभव क्या हो? कम हो। वायुयान क्या लिखा है? वायुयान की आकृति को सावधानी पूर्वक देखिए। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। क्या हो? तरल घर्षण कम हो जाए। अब देखते हैं प्रमुख शब्द जिनकी चर्चा इस चैप्टर में हुआ है, इस अध्याय में हुआ है और इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। कौन कौन सा है? बॉल बेयरिंग, कर्षण, तरल घर्षण, घर्षण, अंतःबंधन, स्नेहक, लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण। इन सभी शब्दों के बारे में हम लोगों ने अभी इस चैप्टर में पढ़ा है। अब देखते हैं हम लोगों ने क्या सीखा। घर्षण संपर्क में रखे, क्या लिखा है? घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का क्या करती है? विरोध करता है। यह दोनों पृष्ठों पर क्या करता है? कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या लिखा है? घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर भी क्या लिखा? घर्षण इस बात पर भी निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बल पूर्वक दबाते हैं। अब देखते हैं स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। सर्पी घर्षण, अब देखते हैं क्या लिखा है? सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर क्या करती है? सर्पी गति करती है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होती है, अर्थात कम होता है। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। कभी कभी घर्षण क्या होता है? अवांछनीय होता है। स्नेहक लगाकर घर्षण को क्या किया जाता है? कम किया जा सकता है। जब कोई वस्तु क्या लिखा है? जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ करता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। कई मशीनों, अब देखिए क्या लिखा है? पहला हो गया स्थैतिक घर्षण। पहला क्या हो गया? स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण से अधिक होता है सर्पी घर्षण। दूसरा हो गया सर्पी घर्षण। सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया, फिर से देखते हैं। पहला हो गया स्थैतिक घर्षण, इससे कम क्या है? दूसरा हो गया सर्पी घर्षण और तीसरा क्या हो गया? लोटनिक घर्षण। तो सबसे कम कौन सा है? लोटनिक घर्षण है। फिर उसके बाद सर्पी घर्षण, फिर स्थैतिक घर्षण। ये क्या हो गया? इनका इधर से इधर की ओर जाएंगे तो घटता हुआ क्रम है और इधर से इधर आएंगे तो बढ़ता हुआ क्रम है। आगे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं कभी कभी घर्षण अवांछनीय होता है। स्नेहक लगाकर घर्षण को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ करता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा क्या होती है? कम होता है। कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति। घर्षण एक दूसरे, क्या लिखा है? घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। तो यहां पर हो जाएगा गति, यहां पर हो जाएगा गति का विरोध करता है। अब देखते हैं घर्षण पृष्ठों के रुक्ष, यहां हो जाएगा रुक्ष।
क्या हो जाएगा, रुच्छ। फिर से लिखते हैं, ख वाला क्या, घर्षण पृष्ठों के रुच्छ, रुच्छ अथवा खुरदरेपन, खुरदरेपन पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगला देखते हैं, ग पॉइंट। ग पॉइंट का है घर्षण से, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहां पर हो जाएगा ऊष्मा, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक। कैरम बोर्ड पर क्या लिखा है, घ पॉइंट क्या लिखा है, कैरम बोर्ड पर, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। ठीक। अंगा वाला देखते हैं, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, कम होता है। ठीक। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चार बच्चों को क्या लिखा है, चार बच्चों को लोटनी स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को क्या लिखा, बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। हमने अभी क्या बताया, इसमें क्या कह रहा है, घटते क्रम में। तो सबसे अधिक कौन सा हमने बताया था, पहला क्या था, स्थैतिक घर्षण, अभी हमने बताया था। फिर उससे कम, उससे कम कौन सा है, सर्पी घर्षण, और सबसे कम लोटनी घर्षण। तो ये हो जाएगा घटता हुआ क्रम, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अलीदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलियों पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा। तो देखते हैं बढ़ता क्रम क्या होगा। देखिए, इसका आंसर पहला हो जाएगा संगमरमर का गीला फर्श। इस पर जब संगमरमर का जो फर्श गीला होगा तो घर्षण क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक। फिर उससे अधिक जब संगमरमर सूखा फर्श होगा तो थोड़ा अधिक होगा घर्षण। समाचार पत्र जब उस पर कार चलाएगी तो सूखे फर्श से अपेक्षा, सूखे फर्श की अपेक्षा क्या होगा, और अधिक होगा। और जब फर्श पर तौलिया बिछाकर अलीदा अपनी खिलौना चलाती है तो सबसे ज्यादा घर्षण बल कार्य करता है। तो इसका आंसर क हो जाएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हम लोग अपने अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, और वो चैप्टर क्या होगा, ध्वनि। ध्वनि के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।